गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज की क्लास में हम लोग एक्सक्रीशन देखेंगे। एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन देखा था, जिसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को देखा था। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर हम लोगों ने हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड और लिम्फ को देखा था, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने जाइलम एंड फ्लोएम को देखा था, एसेंट ऑफ सैप, कोहेसन एडिशन, कोहेसन थ्योरी को देखा था, और कैपिलरी एक्शन को देखा था। ठीक है, सो एक्सक्रीशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स होता क्या है। सो रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो बॉडी से हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालना एक्सक्रीशन होता है। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है क्या कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर फीकल मैटर के फॉर्म में निकल रहा है, क्या उसे भी हम एक्सक्रीशन कहते हैं? सो वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं है, वो हमारा डाइजेशन के प्रोसेस में जो हमारा वेस्ट निकल रहा था उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। ठीक है, जो हमारा जो भी हम लोग फूड खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद जो रिमेनिंग वेस्ट बच जाता है उसको शरीर से बाहर एनस के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ठीक है, सो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इजेशन बोलते हैं। लेकिन हम लोग इजेशन नहीं, यहाँ पे एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं। तो एक्सक्रीशन और इजेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, स्टूडेंट्स डोंट बी कंफ्यूज हियर। ठीक है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये वाला वेस्ट कहाँ बनता है? वो तो वेस्ट है ना, अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल जो है ना उसको इजेशन बोलते हैं, और वो एनस के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन एक्चुअली ये वाला वेस्ट कहाँ प्रोड्यूस हो जाता है? बच्चों को यही कन्फ्यूज़न होता है। तो मेनी वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे शरीर में चलता रहता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब होता है कि किसी चीज़ का सिंथेसिस और रिमेनिंग जो अदर चीज़ है उसका क्या होता है कि टूटना। तो नई नई चीज़ों का बनना और पुरानी चीज़ों का टूटना, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ओके, जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट। Sorry for the delay. So, removal of harmful waste from the body is called excretion. Many wastes are produced during the वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो हम लोग देख रहे थे क्या कि हमारे शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब बहुत सारे चीज़ों का बनना और कुछ और चीज़ों का टूटना। तो जो चीज़ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक, और जो चीज़ टूटता है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। ठीक है, सो कैटाबॉलिक में आप देख सकते हो रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है ना कि हम लोग जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो ग्लूकोज हमारे ब्लड से सेल में गया, सेल में उसका फर्दर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ग्लूकोज फर्दर टूटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, व्हाट इज दिस एनाबॉलिज्म? जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना तो नई नई चीज़ें बनती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज का बनना, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो हमारे बॉडी में भी बहुत सारे एनाबॉलिक और बहुत सारे कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलता रहता है। तो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपने जान लिया कि रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटना ही कैटाबॉलिज्म कहलाता है। देन व्हाट इज़ एनाबॉलिज्म? देखो, जब भी हम लोग प्रोटीन खाते हैं ना तो प्रोटीन अमीनो एसिड में हमारा क्या होता है, टूट कर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये अमीनो एसिड को लीवर में ले जाया जाता है, लीवर उसको फर्दर तोड़ती है। जब ये अमीनो एसिड फिर से टूटता है तो कुछ काम की चीज़ें बनती है, कुछ बिना काम का चीज़ वेस्ट बनता है। तो जो काम की चीज़ें हैं उसमें अमीनो एसिड फिर से क्या होता है ना कि टूट कर फिर से वो कंबाइन करके प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, वो हमारे बॉडी के लिए स्टोर करके रखा जाता है। जब भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आएगा या फिर कोई व्यक्ति बेड पे चला जाएगा, उसको खाना पीना सब छूट गया है, तो कुछ दिन वो सर्वाइव करता है पानी पी पी कर। तो कैसे सर्वाइव करता है? उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है सांस लेने के लिए या फिर हार्ट को वर्किंग करने के लिए, तो वो प्रोटीन उसको वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये जो अमीनो एसिड जो टूटा है वो अमीनो एसिड टूट कर अमोनिया बनाएगा। ठीक है, यूरिक एसिड बनाएगा, और ये अमोनिया और यूरिक एसिड हमारे लिए वेस्ट का काम करता है। ठीक है, सो इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो जो अमोनिया और यूरिया बना है ड्यूरिंग द
एमिनो एसिड के टूटने से उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। साथ ही रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसको भी हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो हमारे तो फिर क्या होता है ना, जैसे हमारे बॉडी से स्वेट बाहर निकलता है, ठीक है, तो ये भी हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है। सो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट होता क्या है, ठीक है। सो दीज नीड टू बी रिमूव्ड इन टाइम बिकॉज देयर अकोमोलेशन इन द बॉडी कैन बी हार्मफुल एंड इवन लेदल फॉर द ऑर्गेनिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट बना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना या फिर अमोनिया और यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो बना, ये हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ही लेदल है, मतलब इट मे इवन कॉज द डेथ। सो दीज नीड टू बी रिमूव्ड इन टाइम, मतलब टाइम टू टाइम इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट होकर ये बहुत हार्मफुल और लेदल हो जाएगा ऑर्गेनिज्म के लिए। अब देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आता क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या क्या आता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। आपको यहाँ पे एक किडनी का पेयर दिख रहा होगा, यहाँ पे चेक करिए, आपको यहाँ पे किडनी दिख रहा होगा। तो इसके अंदर अ पेयर ऑफ किडनी आता है, ठीक है, 2 यूरेटर आते हैं, ठीक है, एक ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैडर बोलते हैं, वो आता है, और एक यूरेथ्रा आता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्या क्या है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमारा राइट किडनी है, ये हमारा लेफ्ट किडनी है। लेफ्ट किडनी स्लाइटली ऊपर आपको दिख रहा होगा, राइट किडनी स्लाइटली नीचे दिख रहा होगा। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक होता है लीवर, ठीक है, लीवर के कारण ये है ना किडनी का पोजीशन नीचे चला जाता है, ठीक है। और इसी लीवर, बीच में लीवर होने के कारण ये जो राइट वाला लंग्स है ना, यहाँ पे लंग्स होता है, बीच में लीवर होता है, यहाँ पे किडनी होता है, फिर अगेन यहाँ पे लंग्स होता है, यहाँ पे किडनी होता है, इस तरफ लीवर नहीं है। तो बीच में लीवर के आने से ये जो राइट वाला किडनी है वो नीचे और राइट वाला लंग्स थोड़ा ऊपर चला जाता है। सेम यहाँ पे जो लेफ्ट वाला लंग्स है वो और किडनी यहाँ पे मतलब लेफ्ट लंग्स अपने इस पोजीशन पे रहेगा और किडनी भी थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है। यही यहाँ पे आपको ये रीज़न जानना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, अ पेयर ऑफ किडनी, अ यूरिनरी ब्लैडर, अ पेयर ऑफ यूरेटर एंड अ यूरेथ्रा। तो वी ऑलरेडी डिस्कस कहाँ पे है ये किडनी, देखो यहाँ पे अ पेयर ऑफ किडनी, 2 यूरेटर, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर और यहाँ पे यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन को पास कराया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर करके रखा जाता है, ओके। सो देखते हैं किडनी क्या होता है। किडनी एक बीन सेपेड का स्ट्रक्चर का इज अ बीन सेपेड ऑर्गन। क्या है ये? एक बीन सेप का ऑर्गन है विच लाइज नियर टू द वर्टिब्रल कॉलम। कहाँ पे पाया जाता है? वर्टिब्रल कॉलम के नज़दीक इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो ये हमारा डॉर्सल साइड में पाया जाता है, मतलब क्या कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पीछे पाए जाते हैं, ठीक है। बीन सेपेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, ठीक है। तो डायफ्राम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना उसको एब्डोमिनल कहते हैं, डायफ्राम के नीचे वाले पार्ट को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। सॉरी, डायफ्राम के ऊपर वाले पार्ट को थोरासिक कैविटी और नीचे वाले पार्ट को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, ठीक है। किडनी इज कंपोज ऑफ मेनी फिल्टरिंग यूनिट्स। अब आपने जो ये बीन सेपेड का स्ट्रक्चर देखा है किडनी का, सी हियर, ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा है किडनी का बीन सेपेड स्ट्रक्चर, लेट मी शो हियर, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मिलियंस ऑफ यूनिट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। स्टूडेंट्स उसको हम लोग देखेंगे, नेफ्रॉन का ही स्ट्रक्चर हमें एक्चुअली पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक्चुअली क्या होता है उसको देखते हैं। सो किडनी is composed of many filtering units called nephron. Nephron is called the functional unit of kidney. तो नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन को बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बिकॉज इट इज कंपोज ऑफ अ टैंजिबल मास ऑफ ट्यूब्स एंड फिल्टरिंग पार्ट कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन के अंदर एक्चुअली होता क्या है? तो जो भी आर्टरी होता है ना, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमारे हार्ट से जो सबसे थिक आर्टरी निकलता है ना उसको बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा जो है ना वो डिवाइड होकर आर्टरी बनता है, आर्टरी फर्दर डिवाइड होकर आर्टेरियोल बनता है, आर्टेरियोल फिर से डिवाइड होकर कैपिलरीज बनता है और ये सारे कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल्स बनाते हैं, वेन्यूल्स मिलकर वेन्स और वेन्स जो है ना वो फिर से बहुत सारे वेन्स मिलकर वेना केवा बनाता है जो कि थिकेस्ट वेन है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज़ कंपोज ऑफ टेंजियल मास ऑफ ट्यूब्स। क्या है ये नेफ्रॉन? नेफ्रॉन एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट ये आर्टेरियोल्स का ही बहुत सारा गुच्छा है। मतलब आप एक आर्टेरियोल्स को ले लो, वायर्ड को ले लो और ऐसे लपेट कर फेंक दो, तो वो जो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेंजियल मेस ऑफ ट्यूब। मतलब ऐसे 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 लपटा हुआ, कुछ उलझा उलझा हुआ सा। वैसे ही जो आर्टेरियोल्स है ना, वो भी ऐसे ऐसे उलझा हुआ स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेंजियल मेस ऑफ ट्यूब्स। और यही हमारा फिल्टरिंग पार्ट है। इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस क्या है? एक्चुअली इट इज़ आर्टेरियोल्स और ब्लड कैपिलरीज का ऐसे करके टेंजियल मास है, गुच्छा है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रेनल आर्टरी इज अटैच्ड। आर्टरी अटैच्ड होता है, मतलब आर्टरी है ना, आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो गया, आर्टेरियोल्स फिर से डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाया, और फिर कैपिलरीज मिलके फिर से यहाँ पे आर्टेरियोल्स बनता है। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे आर्टेरियोल्स डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाते हैं, कैपिलरीज जो है ना मिलके वेन्यूल्स बनाता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे आर्टेरियोल्स ही डिवाइड होकर कैपिलरीज बनता है और वो फिर से आर्टेरियोल्स ही बन जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों आर्टेरियोल्स का डिफरेंट नाम दिया गया है। जो आर्टेरियोल्स अंदर जाकर गुच्छा बनाता है उसको एफेरेंट आर्टेरियोल्स बोलते हैं, और जो उस गुच्छे से बाहर निकलता है उसको इफेरेंट आर्टेरियोल्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं यहाँ पे कि द ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रेनल आर्टरी इज अटैच्ड। रेनल आर्टरी which take blood to the glomerulus is called efferent arterioles and the one receiving blood from the glomerulus is called efferent arteriole। ठीक है, सो देखो आप यहाँ पे efferent और efferent को बताया है, वैसा आर्टेरियोल जो कि ब्लड को ग्लोमेरुलस में लेकर जाता है। ग्लोमेरुलस है क्या? ग्लोमेरुलस इज द कैपिलरीज, इट इज नथिंग बट द कैपिलरीज। ठीक है, सो ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरीज है। तो आर्टरी विच टेक ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफेरेंट आर्टेरियल। तो जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड को लेकर जाता है उसको एफेरेंट आर्टेरियल बोलते हैं, और जो ग्लोमेरुलस से ब्लड को बाहर लेकर आता है उसको इफेरेंट आर्टेरियल बोलते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस मतलब कैपिलरीज, आर्टेरियल टूट कर कैपिलरीज, टूट कर नहीं डिवाइड होकर कैपिलरीज बन रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, so the glomerulus is enclosed in a capsule like portion called Bowman's capsule। अब आपको जब मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर एक यहाँ पे है एफेरेंट आर्टेरियोल, और ये एफेरेंट आर्टेरियोल फिर से ऐसे करके तार की तरह लपटा गया है, और फिर से ये बाहर निकल के आर्टेरियोल ही बना। लेकिन इस आर्टेरियोल को एफेरेंट और इस आर्टेरियोल को इफेरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। फिर से ये इफेरेंट आर्टेरियोल नीचे आएगा, यहाँ पे फिर से ये कैपिलरीज बनाएगा। यहाँ पे बेसिकली दो कैपिलरीज को दिखाया गया है, और ये दोनों कैपिलरीज मिलके अब यहाँ से वेन्यूल्स बनाएगा। मतलब यहाँ तक तो आर्टेरियोल्स था, यहाँ पर वेन्यूल्स। ठीक है, सो आप यहाँ कंफ्यूज मत करना। यहाँ आर्टेरियोल्स, ये गुच्छा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, वो आर्टेरियोल का ही कैपिलरी है। फिर से ये एफेरेंट आर्टेरियोल है, बिकॉज ये भी आर्टेरियोल ही था पूरा, कैपिलरीज ऑफ आर्टेरियोल। अभी यहाँ पे क्या होता है ना कि ये आर्टेरियोल ही है यहाँ तक, यहाँ से या ये जो कैपिलरी आपको दो दिख रहा है वो एक्चुअली कैपिलरी बन मिलके, तीन कैपिलरी मिलके यहाँ पे वेन्यूल बन रहा है। ये वेन्यूल फिर बॉडी से बाहर चला जाता है, तो अंदर आई मीन किडनी से बाहर चला जाता है। तो किडनी के अंदर एफेरेंट आर्टेरियोल आया, किडनी के बाहर चला गया वेन्यूल। ठीक है, और ये वेन्यूल फिर से ऐसे बहुत सारे वेन्यूल होंगे, क्योंकि आप देख सकते हो एक कलेक्टिंग डक्ट, ये पर कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे देखो कितने सारे ऐसे नेफ्रॉन वाले, ऐसे पीसीटी डीसीटी सब आएंगे। यहाँ से भी एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ से भी आएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर आएंगे, और यहाँ से यूरिन बाहर निकलेगा। तो हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि द आर्टरी विच टेक ब्लड to the glomerulus is called efferent arteriole and the one receiving blood from the glomerulus is called efferent arteriole। The glomerulus is included in a capsule। आपको ये जो कप सेपेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ऐसे कप सेपेड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर यहाँ से आर्टेरियोल से कुछ कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा, छन के बाहर निकलेगा। क्यों? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एफेरेंट आर्टेरियोल वाइड है, यहाँ पे देखो
इफेरेंट आर्टेरियोल कहाँ गया, नैरो है, तो ये वाइड से नैरो में जा रहा है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा। इस प्रेशर जनरेट होने के कारण ये कुछ छन छन के चीज़ें ग्लोमेरुलर बोमेंस कैप्सूल में आ जाती हैं। सो एफेरेंट आर्टेरियोल्स, इफेरेंट आर्टेरियोल्स, जो चीज़ें छन के यहाँ आ जाती है बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है, यही स्ट्रक्चर मुझे आपको समझाना था, कैसे यहाँ से चीज़ें छन के आती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, so the glomerulus is enclosed in a capsule-like portion called Bowman's capsule. The Bowman's capsule extends into the fine tube, which is slightly coiled. और ये जो है ना Bowman's capsule कहाँ पे जाके खुलता है? It extends into the Bowman's capsule extends into a fine tube which is highly coiled. ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल को देखो, ये जो बोमेंस कैप्सूल है यहाँ पे फाइन ट्यूब्स में जाके खुल रहा है, जो कि हाईली क्वाइल्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। फिर से ये जो आपको ट्यूब है ना यहाँ पे ऐसे बन रहा है लूप जैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, और फिर से यहाँ पे वो क्वाइल्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन था, मैंने आपको दिखाया। देखो यूरिन फॉर्मेशन एक्चुअली होता कैसे है, तो द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप में है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, और थर्ड है सेक्रीशन, ठीक है। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि जो भी नाइट्रोजेनस वेस्ट हैं, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड, फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ पे देखो जो भी है ना वेस्ट, जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, कुछ वेस्ट हो गया जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें बाहर चली आई हैं यहाँ पे, सेकंड। तो क्या होता है ना कि ब्लड से कुछ चीज़ें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो वाइड है, यहाँ पे नैरो है, ये जो नैरो होने के कारण प्रेशर जनरेट हुआ और चीज़ें बाहर आ गई। क्या क्या बाहर आ गया, वाटर बाहर आ गया, प्लाज्मा आ गया, ग्लूकोज आ गया, एमिनो एसिड्स आ गए, हार्मोन्स आ गया, वाइटामिन आ गया, सॉल्ट्स आ गया, और कुछ नाइट्रोजेनस वेस्ट आ गए। इन सब को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये सब चीज़ें आ गई बोमेंस कैप्सूल में, बोमेंस कैप्सूल से चली गई पीसीटी में, ठीक है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, और फिर कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलने की कोशिश, ठीक है। अब देखो होता क्या है, पहला प्रोसेस आप लोग समझ गए हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जैसे ही ये चीज़ बाहर निकली तो फिर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो गया। रीअब्जॉर्ब कैसे हो गया, कैपिलरीज का जो नेटवर्क है ना उसकी दिमाग की बत्ती चली, कैपिलरीज का नेटवर्क को समझ में आया कि अरे इसमें तो बहुत सारे यूज़फुल चीज़ें बाहर आने लगी हैं, इसमें तो यूज़फुल चीज़ों में क्या आ गया है, ग्लूकोज। ग्लूकोज तो हमारे बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल है, एमिनो एसिड्स, वाइटामिन्स, हार्मोन्स, कुछ सॉल्ट भी जैसे कि Na+, K+, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें तो यूज़फुल है। अरे यार मैं इसको क्यों छोड़ूँ इसमें, दिस पीसीटी डीसीटी में और लूप ऑफ हेनले में मैं इसको क्यों छोड़ूं। तो कैपिलरीज इसको फिर से रीअब्जॉर्ब करता है, और रीअब्जॉर्प्शन के दौरान वो कुछ वाटर भी रीअब्जॉर्ब करता है। तो रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, ग्लूकोज का होता है, अमीनो एसिड का, विटामिन का, हार्मोन का, सम सॉल्ट्स का, वाटर का, सम ड्रग्स का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब जब ये सब चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो बहुत सारी चीज़ तो सभी मतलब कि बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल थी। तो यही लिखा है कि रीअब्जॉर्प्शन में नाउ यूज़फुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय द कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज की दिमाग की बत्ती जली कि अरे ये यूज़फुल चीज़ें ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वाटर, सम सॉल्ट्स, हार्मोन्स, वाइटामिन, ये सब जा रहा है, ये सब तो हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन उसको रीअब्जॉर्ब करने के चक्कर में वो वाटर, सम ड्रग्स को भी रीअब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब ये फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया ड्रग्स और वाटर को, तो क्या हुआ, तो वहाँ पर होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो थर्ड प्रोसेस हमारा क्या है, सेक्रीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन। इसके अंदर फिर से सेक्रीट किया जाता है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए वो ड्रग, हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा वाटर, क्योंकि हम लोगों को वो वेस्ट मटेरियल में बाहर निकालना है। तो इसके अंदर बाहर निकाला जाता है फिर से नाइट्रोजेनस वेस्ट, ड्रग्स और आयंस, तीनों मिलाकर बनता है यूरिया और यूरिक एसिड। ओके, सो एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स, सम ड्रग्स are excreted out, some nitrogenous waste are excreted out. How? By the capillaries into the
loop of Henle, PCT and DCT, and these extra water salts are excreted into the tubule which open up into the collecting duct and then into the ureter, और इसी को हम लोग बोलते हैं tubular secretion. So this was important students. Okay, so देखो कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हुआ. यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored until it is released to the urethra. तो कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो गया. ये जो आप देख रहे हो ना कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट होते हैं. सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलकर बनता है यूरेटर. मतलब क्या, यूरेटर के अंदर बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आते हैं. सो यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. यूरेटर में जाता है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वहाँ पे वो स्टोर रहता है. उसके बाद यूरेथ्रा से उसको बाहर निकाल दिया जाता है. सो द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस इन द लीवर. तो मैंने आपको बताया है कि लीवर में जो है ना एमिनो एसिड्स फिर से टूटेगा. टूटने के बाद कुछ काम की चीज़ें, कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है. काम की चीज़ों का हम लोग फिर से यूज़ करते हैं. वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है और वो यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में. ठीक है, तो यूरिया बनता कहाँ है? लीवर में ही बनता है. कैसे बनता है? एमिनो एसिड के टूटने से बनता है. ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि एक्चुअली होता क्या है. देखो, हमारे किडनी के अंदर 3 तरह का ट्यूब जाता है. मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगी कि हमारे किडनी के अंदर होता क्या है. देखो, किडनी जो है ना हमारा, इसके अंदर 3 तरह का ट्यूब जाएगा. एक जाएगा आर्टरी, दूसरा जाएगा वेन्स और तीसरा जाएगा दिस यूरेटर का पार्ट, सब पार्ट. तो एक नेफ्रॉन के अंदर 3 तरह के जाते हैं ट्यूब. कौन जाता है? आर्टरी का एक सब पार्ट, वेन्स का एक सब पार्ट और एक यूरेटर का सब पार्ट. और उस नेफ्रॉन के अंदर देखो क्या होता है. आर्टरी जो है ना, आर्टरी वो हमारा क्या लेकर आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इम्प्योर ब्लड. तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. आर्टरी के अंदर हम यहाँ पे जितने भी आर्टरी है सबके अंदर बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर. तो आर्टरी के अंदर गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इम्प्योरिटी है भाई, उसमें यूरिन है, उसमें वेस्ट मटेरियल है. तो आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस इम्प्योरिटी गया. इम्प्योरिटी नेफ्रॉन के अंदर उसको छोड़ दिया गया, यूरेटर में, नेफ्रॉन के अंदर उसको छोड़ दिया गया, जो कि कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर के थ्रू बाहर चला गया. ठीक है, ऑक्सीजन जो है ना वो सेल को दे दिया गया ताकि किडनी के सेल काम कर सके. कार्बन डाइऑक्साइड किडनी के सेल से ले लिया गया. ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू चला गया शरीर में. तो ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन का काम किडनी का नहीं है. किडनी का काम है जो यूरिन का फॉर्मेशन है, बस उसको यूरिन का फॉर्मेशन करना, वेस्ट मटेरियल को ब्लड से निकालना. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूरिन का प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया है कैसे बनता है. और द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. ब्लड में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट घूम रहे हैं. इस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से बाहर, ब्लड से क्लीन करना है और क्लीन करके क्या बनाना है? यूरिया. यूरिया बनता कहाँ है? इट इज़ प्रोड्यूस इन द लीवर. अब देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस मतलब होता क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे. ओके, हीमोडायलिसिस एक्चुअली क्या होता है ना कि एक आर्टिफिशियल मेथड है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए. मान लो क्या कि कोई व्यक्ति है जिसका किडनी खराब हो गया है. कैसे? तो देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि मान लो किडनी डायलिसिस मतलब क्या होता है हम लोग देखेंगे. तो किडनी आर द मोस्ट वाइटल ऑर्गेन फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए किडनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, दो द किडनी रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ. किडनी हमेशा एक्टिव रहता है लाइफ टाइम तक, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है ना वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है स्टूडेंट्स. और 50% उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है बाय द एज ऑफ 70. ओके स्टूडेंट्स, सो द अदर कॉज ऑफ डिक्लाइन इन द किडनी, एक तो एजिंग है, किडनी के फंक्शनिंग का 50% फंक्शनिंग डिक्लाइन हो गया, एक तो एजिंग के वजह से. दूसरा रीज़न है क्या कि डिक्लाइन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, सच एज किडनीज डिजीज़ के कारण हो सकता है किडनी का फंक्शनिंग डिक्लाइन होने लगे. जैसे कि आप मान लो किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर किडनी में कोई इंजरी हो गया, या फिर रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो रहा है किडनी में. तो 3 रीज़न है, एक तो किडनी का इन्फेक्शन, दूसरा इंजरी,
किडनी में, या फिर तीसरा रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो इन द किडनी। ठीक है, दीज एबनॉर्मलिटीज रिजल्ट इन किडनी डैमेज, और इसके कारण किडनी क्या होता है, डैमेज हो सकता है या फिर माल फंक्शनिंग हो सकती है। सो जनरल टर्म फॉर डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस ऑफ किडनी ड्यू टू डिजीज इज कॉल्ड किडनी फेलियर, राइट। दिस इज नॉट common but it may result to death within a couple of weeks if not treated properly। ये कारण जो है ना वो हमेशा कॉमन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर किसी को किडनी फेलियर हो जाए तो उसकी डेथ विद इन अ कपल ऑफ वीक हो सकती है। ओके, अब देखो, फेलियर ऑफ किडनी इमीडिएटली नीड मेडिकल इंटरवेंशन। अगर मान लो किसी की किडनी डैमेज हो रही है तो उसको ज़रूर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। देयर आर टू अल्टरनेटिव्स, दो तरह के अल्टरनेटिव्स है। पहला तो एक मैचिंग किडनी को लाकर आप ट्रांसप्लांट करो, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो दूसरा रीज़न है आर्टिफिशियल किडनी मशीन को लाया जाए और उसमें वेस्ट मटेरियल जो ब्लड में बन रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड में फ्लो हो रहा है, उससे उस आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू उस मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकाला जाए। तो द आर्टिफिशियल किडनी फंक्शंस ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द नॉर्मल किडनी एंड द प्रोसीड्योर इज कॉल्ड डायलिसिस। जैसे हमारे बॉडी के अंदर किडनी फंक्शन करता है, सेम हमारा आर्टिफिशियल किडनी भी उसी तरीके से वर्क करता है और इसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, सो डायलिसिस के अंदर होता क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो आपको यहाँ पे एक डायलाइजिंग मशीन दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डायलाइजिंग मशीन, और इसके अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन डाला जा रहा है। देखो यहाँ पे फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन डाला जा रहा है और किडनी और यहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन होने के बाद, ब्लड में इम्प्यूरिटीज़ ब्लड के सारे निकाले जाने के बाद इस डायलिजिंग सॉल्यूशन में देखो यूरिया और एक्सेस सॉल्ट आ गया, क्योंकि ब्लड हमारा यहाँ से आर्टरी के थ्रू ले आके डायलिजिंग मशीन में डाला गया। डायलिजिंग मशीन में डायलिजिंग सॉल्यूशन है, डायलिजिंग सॉल्यूशन के अंदर फ्रेश डायलिजिंग सॉल्यूशन होता है, और जो भी हमारे ये जो हमारा जो इसको हम लोग बोलते हैं सेलोफिन ट्यूब्स स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल ट्यूब है। यहाँ से अंदर की चीज़ें, इसके अंदर जो वेस्ट घूम रहा है ना, नाइट्रोजेनस वेस्ट और यूरिया वगैरह, वो सब इसके अंदर घूम रहा है, ये सारे इसके अंदर इस ट्यूब से बाहर आ जाएंगे, किस में, इस सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन में जब ये इम्प्यूरिटीज़ बढ़ने लगेगा तो क्या सॉल्यूशन तो डर्टी हो जाएगा, इसलिए एक तरफ से इसको बाहर भी निकाला जाता है यूजिंग डायलिजिंग सॉल्यूशंस विथ यूरिया एंड यूज डायलिजिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस ऑफ सॉल्ट। मतलब यहाँ से फ्रेश डायलिजिंग सॉल्यूशन डाला जाता है, यहाँ से यूज डायलिजिंग सॉल्यूशन को बाहर निकाला जाता है स्टूडेंट, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डायलिजिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, देखो स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग किडनी आर्टरी से ब्लड को बाहर निकालते हैं ना, वैसे ही इसमें हिपैरिन ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा ब्लड जैसे ही एयर की कांटेक्ट में आता है ना, तो उसके पास तो आँख है नहीं, उसको लगा एयर के कांटेक्ट में आए हैं, वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्लड कोगुलेट होने लगेगा तो फिर इसका मूवमेंट बहुत मुश्किल है ना, इसलिए हिपैरिन डाल देते हैं। हिपैरिन है ना एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है और ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट स्लोली थ्रू द लॉन्ग सेल्यूलोज ट्यूब्स coiled in the tank filled with the dialyzing solution, right? So the cellulose membrane allows ions, very small molecules and water to diffuse through it. ठीक है, द ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर टू लार्ज। इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, किसके, ब्लड सेल्स के या फिर प्लेटलेट्स के या प्रोटीन्स के, वो बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, वो अंदर ही रहते हैं और फाइनली जो है ना वो क्लीन ब्लड फिर से इसके अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन वाला केस नहीं होता है। जैसे किडनी में रीअब्जॉर्प्शन का केस होता था ना, जो गलती से चीज़ें अच्छी बाहर चली गई हैं वो फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, वो सब चीज़ें बाहर निकल जाएंगी ना, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये मेथड बहुत हद तक यूज़फुल है, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक इस मेथड को भी यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन वाला केस नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये हमारा डायलिसिस था। ठीक है, ये डायलिसिस प्रोसेस था हमारा। अब हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में क्या है ना कि हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू स्टोमेटा कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे चेक करते हैं। देखो, अदर वेस्ट में भी, तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर का भी एक्सक्रीशन किया जाता है। जो वाटर हैं
जो कार्बन डाइऑक्साइड है रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सिमिलर एज ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, तो मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सिमिलर एज ह्यूमन बींग्स। इसमें भी वाटर भी बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, वो बाहर निकालना स्टोमेटा के थ्रू, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ और भी प्रोडक्ट है जो शरीर से बाहर निकाला जाता है प्लांट के, जैसे क्या कि कुछ वेस्ट हैं जो कि स्टोर हो जाते हैं लीव्स में, बार्क में, ठीक है। वो सारे जो है ना प्लांट से बाहर क्या किया जाता है, उनको बाहर हटाया जाता है। देखो यहाँ पे excess of water is excreted from the plant body through the stomatal pores and process of elimination of water is called transpiration, ठीक है। many plant waste products are stored in cellular vacuoles. Metabolism in plants also generate organic byproduct. कुछ organic byproduct भी बनता है। अभी तक तो हम लोगों ने CO2, ऑक्सीजन और वाटर का देखा कैसे बाहर निकला, लेकिन कुछ तो ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट भी बनता है। ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट मतलब जिसमें कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। दीज वेस्ट आर स्टोर्ड इन द डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, लाइक गम्स, ऑयल्स, लैटेक्स, ओके, विच इज द सोर्स ऑफ नेचुरल रबर, ठीक है ना। रेजिन्स ETC आर सम वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड इन द प्लांट पार्ट। तो कुछ रेजिन्स हो गए, कुछ गम्स हो गया, ऑयल्स हो गया, लेटेक्स हो गया। लेटेक्स से हम लोगों को नेचुरल रबर मिलता है, नेचुरल रबर बनाते हैं। कुछ रेजिन्स हो गया, ठीक है। ये सारे जो है ना, ये सारे गम्स, रेजिन्स, ठीक है, ये सब कुछ को प्लांट से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। प्लांट, ये सारे वेस्ट है, प्लांट के लिए यूज़फुल नहीं है। तो ये सारे जो भी चीज़ बनता है ना, वो जाके प्लांट के बार्क में, स्टेम में, ओल्ड लिव्स में जमा हो जाता है, और धीरे धीरे करके प्लांट अपने लिव्स को शेड ऑफ कर देता है, बाग को रिमूव कर देता है, क्योंकि ये सारे वेस्ट वहाँ पे जमा हो गए हैं और वो प्लांट को नहीं चाहिए। सो देखो यहाँ पे प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इन द सॉइल अराउंड देम। कुछ गम्स, रेजिन्स जो कि ओल्ड जाइलम में पड़ा हुआ है उसको भी बाहर निकालता है, ठीक है। गम्स अगर बाहर निकाला, देखते होगे स्टेम को ऐसे कट कर देंगे ना तो कुछ गम बाहर निकलता है, उसको वहाँ पर ले जाकर कटोरी लगा देते हैं, वो गम वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। कुछ लेटेक्स होता है, लेटेक्स क्या होता है ना, कुछ रबर प्लांट होता है, उसके स्टेम को हल्का सा चीरा लगाएंगे ना तो वहाँ पर से लेटेक्स निकलेगा, उसको भी कटोरा में ऐसे जमा कर देते हैं। वो देखने में तुमको दूध की तरह वाइट लगेगा, उसको जमा करके फिर उसको प्रोसेसिंग करके रबर बनाया जाता है, जो कि हम लोग टायर वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। रेजिन्स भी निकलता है, ठीक है। और कुछ जो है ना, सब मेटाबॉलिक वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, लीव्स ऑफ क्लोकेसिया। क्लोकेसिया आप लोग देखते होंगे ऐसे बड़ा बड़ा क्या होता है ना कि स्ट्रक्चर होता है क्लोकेसिया का, ऐसे बड़ा बड़ा लीफ होता है जो आप देखते होंगे कहीं जंगल वगैरह में, झाड़ी में, ठीक है। तो वो सिस्टम में है ना क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट रहता है, जो कि उससे बाहर निकाला जाता है प्लांट से, ठीक है। प्लांट इस क्लोकेसिया का यूज़ कैल्शियम ऑक्जेलेट का यूज़ करता है डिफेंस के लिए, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस पूरे चैप्टर्स में हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे उन सारे टर्म्स के डेफिनेशंस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।